नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। ये क्लासेज इंसेक्टिसाइड क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन एंड इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में हमने ली थी। इससे प्रीवियस क्लासेज में आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग तरीके से केमिकल बेसिस पर हमने इंसेक्टिसाइड पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स की जनरेशन। देखो, जैसा कि हमने इनऑर्गेनिक्स, बॉटनिकल, सिंथेटिक सब पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि जो भी इनकी अलग अलग जनरेशन में, जनरेशन का मतलब होता है टाइम टाइम पीरियड के हिसाब से ये है। टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे पहले कौन बना, किसका यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है, इस हिसाब से हमें पढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में कौन आए। फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले यहाँ पर किनका आगमन हुआ। फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले आगमन हुआ है यहाँ पर इनऑर्गेनिक एंड बोटनिकल्स। अब देखो, इनऑर्गेनिक्स का मतलब वही आर्सेनिक, आर्सेनिक यानी आर्सेनेट्स है, जिंक फॉस्फोइड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक में, जिनमें भी सेंट्रल एटम कार्बन नहीं होता है, उन सबको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उनमें कार्बन भी पढ़ते हैं, लेकिन वैसे कंपाउंड नहीं है जिनका सेंट्रल एटम कार्बन होता है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कोबाल्ट, जिंक सब पढ़ते हैं। तो इसमें आर्सेनिक और जिंक आदि इन तत्वों से बनने वाले सब इनऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड है उनका प्रयोग हुआ फर्स्ट जनरेशन में। और इसी के साथ प्रयोग हुआ बोटेनिकल्स का। बोटेनिकल्स का मतलब प्लांट्स से उद्भव होने वाले, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था रोटेनॉन, ठीक है, निकोटीन, ये आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, निकोटीन, रोटेनॉन, ठीक है, एजेडेरेक्टिन जो कि नीम से प्राप्त होता है, ये सब हमने पढ़े थे। रोटेनॉन, निकोटीन, पायरेथ्रम एक पढ़ा था, ठीक है, पायरेथ्रम एक पढ़ा था। तो ये किससे प्राप्त होता है, ये क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये सब बोटेनिकल्स का। और इनऑर्गेनिक में जैसे लेड आर्सेनेट है, जिंक फॉस्फोइड है, ये हमने पढ़ा था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के हुए। सेकंड जनरेशन में सिंथेटिक ऑर्गेनिक आने लग गए हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो यू डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स का, या इसके क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछा जा सकता है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स का प्रयोग कौन सी जनरेशन का है, या सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स जो भी होते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने बता दी, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन का है, किस जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन में सबसे यूज किया गया रिप्रोडक्टिव केमिकल्स को। रिप्रोडक्टिव केमिकल्स का मतलब होता है कि इंसेक्ट के रिप्रोडक्टिव हार्मोन को ये प्रभावित करें, उनके जनन से संबंधित, या तो जनन ना होने दे, जनन होने दे तो बच्चों में डेवलपमेंट ना होने दे, प्यूपा डेवलपमेंट, लार्वा डेवलपमेंट, एग डेवलपमेंट, एग हैचिंग में प्रॉब्लम करे, तो इनको बोलते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। उनकी मोल्टिंग ना होने दे, बड़े नहीं होने दे, लार्वावस्था में मार दे, तो इनको बोलते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। मोल्टिंग हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन यानी इक्डायोसोन। मोल्टिंग हार्मोन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग इंसेक्ट में। आईजीआर इनको बोलते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये दोनों हार्मोन भी किसके अंतर्गत आएंगे, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का। तो सबसे अच्छा और सबसे कॉमन प्यारा क्वेश्चन बनता है, एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कौन सी जनरेशन में किया गया, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड आ चुके थे जब तक, क्योंकि पायरेथ्रम से काम नहीं चल पा रहा था, पायरेथ्रम इतने इफेक्टिव नहीं थे और ये टूट जाया करते थे, इसलिए सबसे क्या आने लग गया, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स यहाँ पर बनाने लग गए। कुछ इनको केमिकल या फैक्ट्रीज में बनाया जाने लगा, पायरेथ्रम में कुछ ऐड किया गया, इसलिए इनको बोलते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। इनका प्रयोग फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन दोनों में होता है, अभी भी हो रहा है। जो भी जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, उसमें भी सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का यूज होता है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में एक और ही बड़ा ग्रुप और बहुत ही ज़्यादा, जो बायर कंपनी ने, जो इंटरनेशनल कंपनी बायर, उन्होंने ये उत्पाद पैदा किया है, नियो निकोटिनोइड्स। निकोटिनोइड्स भी हमने, निकोटिन देखो हमने पढ़ लिया था, किसमें पढ़ा था, निकोटिन हमने पढ़ा था यहाँ पर, बोटेनिकल्स में निकोटिन हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा निकोटिन को ही मॉडिफाइड करके क्या बना गया है, नियो निकोटिनोइड बनाया गया है, जैसा कि आपको मालूम है। तो ये अपने पास 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नियो निकोटिनाइड कौन सी जनरेशन के हैं, तो ये 5वीं जनरेशन के हैं। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कौन सी जनरेशन में यूज किए गए हैं, फोर्थ और फिफ्थ में। रिप्रोडक्टिव केमिकल आईजीआर कब यूज किया गया है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट और सेकेंड है, तो पाँचों जनरेशन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से बात समझ में आई। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
चीज़ें, जैसे कि हमने अभी तक केमिकल बेस पे इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। केमिकल बेस पे हमने केमिकल बेस पे पूरा जान लिया है इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए प्रीवियस क्लासेस में केमिकल बेस पर क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया था। अब इसी के साथ आपको सेकंड जो टाइप होता है वो आपको बताना चाहूँगा मैं। सेकंड टाइप होता है वो होता है अपने पास मोड ऑफ एंट्री के बेस पे। जैसे कि हम एंट्री कैसे करता है इंसेक्टिसाइड, जब भी एंट्री करेगा इंसेक्ट के अंदर वो कैसे करता है, तो इसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें टाइप होता है स्टोमक पॉइजन हो सकते हैं। स्टोमक तो मिड गट को कॉन्टैक्ट में आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। स्टोमक यानी जो खाने पर अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा फ्यूमिगेंट्स हो सकते हैं। फ्यूमिगेंट्स जो कि डालने पर एक जहरीली भाप या गैस छोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक हो सकते हैं, सिस्टेमिक हो सकते हैं, ठीक है, सिस्टेमिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कितने प्रकार के हो गए हैं, यहाँ पर अपने पास हो गए हैं लगभग 4 प्रकार के मोड ऑफ एंट्री हो चुके हैं कॉन्टैक्ट में। जैसे कि इंसेक्ट, जैसे ये कि मान लो आपके पास ये प्लांट है, इस प्लांट पे आपने कुछ भी यहाँ पर ये प्लांट है, देखो एक प्लांट बना दिया, यहाँ पर मान लो कि इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट इसको फीड करता है, इंसेक्ट इसको फीड करता है, ठीक। तो याद रखना कि अगर आपने यहाँ पर स्प्रे किया है और स्प्रे के कांटेक्ट में कौन आ गया, इंसेक्ट आ गया, तो इंसेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। या प्लांट के ऊपर स्प्रे किया और प्लांट पे केमिकल है और केमिकल किस पे आ गए, इस वाले कीड़े पे आ चुके हैं, तो ये कीड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में मैं आपको बता दूँ, जैसे DDT हम छिड़क देते हैं, DDT छिड़क देते हैं, ठीक है। और अपन C6H12 C6H6, ठीक है, Cl6, जैसे कि गैमेक्सोन जिसको लैंडन बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, उसको भी हम कॉकरोच के ऊपर ऊपर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कॉन्टेक्ट में मर जाता है, ठीक है। तो ये DDT C6H6 Cl6 बेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। अब स्टोमक में देखो, स्टोमक में कौन होगा जो कि अंदर खाए, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम आर्सेनेट की बात करें, कैल्शियम आर्स, हालांकि बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे, कैल्शियम आर्सेनेट की बात कर लो, है ना, कैल्शियम आर्सेनेट की बात कर लेते हैं। इसके साथ लेड आर्सेनेट की बात कर लो। उसको भी जब इंसेक्ट खाएगा तो उसके स्टोमक में जाएगा और वहाँ पर वो जहरीली क्रिया उसके क्षारीय पीएच, अम्लीय पीएच या बफर सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हैं वो ज़्यादा जहरीला होकर अंदर ही मिडगट को ये रप्चर कर देता है। तो स्टोमक पॉइजन। फ्यूमिगेंट और सिस्टेमिक, सिस्टेमिक आपको बताता हूँ। फ्यूमिगेंट में इसलिए थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा इसमें फ्यूमिगेंट का, क्योंकि फ्यूमिगेंट में हम स्टोरेज ग्रेन पेस्ट में बहुत ही यूज होता है फ्यूमिगेंट, ठीक है। सिस्टेमिक का बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कि ये प्लांट है, इसमें आप इसको, ये प्लांट है, ये आपके पास खेत है, खेत में छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, प्लांट उगे हुए हैं, देखें। अब इसमें मान लो आप ग्रेन्यूल रूप में सोइल एप्लीकेशन के थ्रू आप दे दो कुछ भी इंसेक्टिसाइड, या फोलियर स्प्रे कर दो, ठीक है, या सीड ट्रीटमेंट कर दो। किसका, सीड का ट्रीटमेंट कर दो, किससे, इंसेक्टिसाइड से सीड का ट्रीटमेंट कर दो। फिर इंसेक्टिसाइड सीड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सीड ग्रो होगा, उसके साथ इंसेक्टिसाइड भी कहाँ चला जाएगा, इंसेक्टिसाइड भी ग्रो होकर थोड़ी अवस्था तक ये कहाँ पूरे प्लांट में फैल जाएगा। छिड़क दोगे तो भी पूरे प्लांट में फैल जाएगा। अब इंसेक्ट इसको जड़ से काटे, लीफ से काटे, तने से काटे, कहीं से भी रस चूसक कीट हो, या इसका ओवरऑल जगह पर क्या फैल गया है, ये फैल गया है इंसेक्टिसाइड का फॉर्मुलेशन या उसका केमिकल पूरी तरह पूरे शरीर में, पूरे प्लांट शरीर में फैल चुका है, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक। इसको हिंदी में समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको बोलते हैं सर्वांगी। सर्वांगी मतलब सभी अंगों में ये फैल चुका है, इसको बोलते हैं सर्वांगी। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, आपको समझ में आएगी। इसमें बहुत सारे हैं, अगर सिस्टेमिक की आप एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ पे ढेर लग जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल, पोस्टमेडियन, ठीक है, पोस्पोमिडियन, पोस्पोमिडोन, मिडियन, ठीक है, पोस्पोमिडोन है। एसीफेट जो कि रस चूसक कीटों के लिए फेमस है, एसीफेट यानी थ्रिप्स के लिए। इसके अलावा मिथाइल डेमेटोन, मिथाइल डेमेटोन, क्योंकि मैं उदाहरणों पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ इसलिए याद रखना, मिथाइल डेमेटोन। ये तीनों ही क्या है, ये सिर्फ सिस्टेमिक है। अब यहाँ पे लेकिन हमको पढ़ना क्या है स्पेशली, ये तो सब आपने पढ़े होंगे, वहाँ पर भी मैंने पढ़ा दिया होगा, और आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें देख लेना आप। क्लासिफिकेशन का मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, केवल 2-3 उदाहरण दे के, ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। फ्यूमिगेंट का मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। फ्यूमिगेंट क्योंकि हम यूज़ करेंगे किस में, फ्यूमिगेंट यूज़ करेंगे ज़्यादातर
स्टोरेज पेस्ट में, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट में हम यूज करते हैं। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट में क्या यूज करते हैं, फ्यूमिगेंट का ज़्यादा, क्योंकि पूरे जो वेयर हाउसेज होते हैं या हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो वहाँ पर स्पेशली जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो CO2 का यूज बताना चाहूँगा, CO2 और SO2 का यूज बताना चाहूँगा। CO2 और SO2 भी क्या किस रूप में काम करती है, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। और इसका प्रेशर जो होता है वो याद रखना कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 8 to 20 LBS पर 1000 फीट क्यूब, ये वॉल्यूम है। CO2 SO2 का वॉल्यूम में होना चाहिए 8 to 20 LBS। LBS का मतलब पाउंड ही होता है, ठीक है। LBS का 1 पाउंड, हालांकि इसकी फुल फॉर्म लिब्रा, LBS का मतलब लिब्रा होता है, लिब्रा को पाउंड बोलते हैं, पाउंड भी बोल सकते हो। 8 से 20 पाउंड इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए। केजी में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन LBS ही आता है ज़्यादातर। तो आपको 8 से 20 LBS पर 1000 फीट क्यूब इसकी क्या होनी चाहिए, फूड ग्रेन के लिए इतनी मात्रा होनी चाहिए, जब जाके ये किसका काम करेगी, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड का ये काम करेगी। इसमें हम दूसरा बात करें, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट EDB जो आपने पढ़ा होगा, EDB, तो इसकी फुल फॉर्म इथाइलिन, ज़्यादातर एग्रीकल्चर वालों ने पढ़ रखा होगा, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, आपको पता होगा इथाइलिन डाई ब्रोमाइड के बारे में। इसका हम 1 LBS पर 1000 फीट क्यूब का हम लेंगे। इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम अपना होना चाहिए, EDB के जो धुआं निकलता है उसका इतना होना चाहिए। इसके अलावा एक और तीसरे नंबर का मैं फ्यूमिगेंट आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, EDCT। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सको तो रख लेना, EDCT याद रह जाएगा, काफ़ी है। यह भी इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, ठीक है, सॉरी इथाइलिन डाई क्लोराइड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैं आपको ब्रोमाइड का नहीं बताना चाहिए। EDB का है इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इसका है इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन डाई क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 2 बार इसमें क्लोराइड आएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये याद रखना यहाँ पर, ठीक है। SO2, CO2, EDCT और EDB फ्यूमिगेंट के रूप में काम आएगी। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जो कि आपको समझनी चाहिए, ट्रांस लेमिनर इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ट्रांस लेमिनर इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, कभी आपसे ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ट्रांसलेमिनर है, क्योंकि IBPS का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे, या तो सीधा करेगी या बहुत घुमा फिरा के करेगी। ट्रांसलेमिनर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने ये किसी पौधे की लीफ मैंने ले ली है, ये लीफ है, ठीक है, इसमें टिश्यूज है, ये वीन्स है, मिड रिब्स है, ठीक है, यहाँ पर आपने इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड जो कि क्या नहीं है, सिस्टेमिक नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यहाँ पर हमें बेस लेना पड़ेगा, नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड अपने पास है, ठीक है, नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड को यहाँ अप्लाई करोगे तो ये क्या करते हैं, ये परत को, जो लेयर होती है किसकी, ऊपरी लेयर होती है पत्ती की, इसको पार करके एंट्री कर जाते हैं पत्ती के अंदर। कहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, एंट्री विद इन लीफ, विद इन टिश्यू, अंदर की तरफ ही एंट्री कर जाते हैं, एंट्री विद इन टिश्यू, लीफ टिश्यू के अंदर, और एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट का मतलब जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट जमा हो जाते हैं। और अब ये देखो, यहाँ पत्ती के अंदर जमा हो गए, जितने कीड़े इनसे मरने थे मर गए, लेकिन फिर भी ये जमा हो गए अंदर जाके, यानी ट्रांस का मतलब पार करना, लेमिला मतलब लेयर, लेमिला ट्रांस लेमिलर इंसेक्ट मतलब एक पत्ती की सतह को पार करके अंदर उत्तकों में जाकर ये क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। अब देखो एक्यूमुलेट हो गए, अब यहाँ पर कोई भी कीड़ा मान लो कुछ समय बाद भी आएगा, जैसे कि 10 दिन 15 दिन बाद भी आया कीड़ा, तो देखो ये इसको खाएगा, एक्यूमुलेटेड जो जमा हुए हैं इंसेक्टिसाइड उनको खाएगा, तो कीड़ा वहाँ भी मर जाएगा। लेकिन हमने इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत पहले किया और ये सिस्टेमिक भी नहीं है,
लेकिन फिर भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये सिस्टेमिक की तरह कर रहा है कि ये प्लांट की बॉडी के अंदर भी ये जा रहा है। तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, सिस्टेमिक की तरह ये व्यवहार यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेमिलर इंसेक्टिसाइड। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसलेमिलर इंसेक्टिसाइड, एबेमेक्टिन का नाम आपने सुना होगा, जो एबेमेक्टिन, इमामेक्टिन, एबेमेक्टिन, ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड ही है, जो कि बर्मीमेक्टिन में आपको पढ़ाया था, स्पाइनोसिन्स में आपको पढ़ाया था स्पाइनोसेड, ये भी इसी प्रकार काम करता है। एक है पायरिप्रोक्सीफेन, ये भी इसी प्रकार का काम करता है, पायरिप्रोक्सीफेन। ठीक है, ये 3 इंसेक्टिसाइड आप याद रख लीजिए यहाँ पर कि ये ट्रांसलेमिनर इंसेक्टिसाइड की गिनती में ये गिने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट बेस पर, जो कि कॉन्टेक्ट में आने पर इंसेक्ट को खत्म कर देंगे, स्टोमक चबा के खाएगा कोई भी मैंडिबुलेट टाइप कीट, तो वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूमिगेंट जो होते हैं, मैंने आपको बताया जो इंसेक्ट की स्ट्रक्चर होती है, ये वाली इंसेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं इंसेक्टिसाइड खत्म कर लूँ, उसके बाद इंसेक्ट की पढ़ाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ छेद होते हैं साइड में, ऐसे कितने जोड़ी होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी, 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर ऑफ पोर्स होते हैं। इन पोर्स से ही क्या लेता है, रेस्पिरेशन करता है, यानी ब्रीदिंग करता है। रेस्पिरेशन अलग टर्म हो जाएगी, ब्रीदिंग करता है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेता है, इन पोर्स से। इनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स यानी कि श्वसन छिद्र, इनको बोलते हैं श्वसन छिद्र भी बोला जाता है। जो कि 10 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी थोरेक्स पे होते हैं इस वाले पार्ट में, और 8 जोड़ी उधर वाले पार्ट यानी एब्डोमेन के पार्ट में होते हैं। और इनको ही डायरेक्ट वायु मिलती है, किनको, बॉडी से डायरेक्ट वायु मिलती है, और वायु अंदर चल जाती है ट्रेकियल सिस्टम में, वहाँ से ऑक्सीजन को सेपरेट करके वापस वायु को इसी के दौरान भेज दिया जाता है। मतलब इधर से कोई भी काम नहीं होता, डायरेक्ट इसका जो टिश्यू है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहता है। तो फ्यूमिगेंट ऐसे यूज करता है, फ्यूमिगेंट में ट्रेकिया स्पाइरल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है फ्यूमिगेंट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो, ये इंसेक्टिसाइड का हमने पढ़ लिया है मोड ऑफ एंट्री के आधार पर और केमिकल बेस के आधार पर। अब मैं कुछ आपको मोड ऑफ एक्शन के आधार पर कुछ स्पेशल टाइप के कुछ इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ। वो आपको कभी भी एग्जाम में टपक सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े एग्जाम में देखे गए हैं। तो अब किस बेस पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन के आधार पे पढ़ने से लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्रीकल्चर से हट के थोड़ा बायोलॉजी में घुसना पड़ेगा। और बायोलॉजी में आप अंदर जाओगे तो आपको बायोलॉजी मतलब डॉक्टरों वाली बायोलॉजी आपको पढ़नी है इस आधार पे, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत आएगा। तो हम मोड ऑफ एक्शन के आधार पर क्या पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका भेजा नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी कि आप एग्रीकल्चर वाले और आप ऐसी डॉक्टरी वाली लैंग्वेज में पढ़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ आएगा तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा इसका, है ना, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्शन के आधार पर अलग अलग सब ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप होते हैं। ठीक है, ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे एक ग्रुप है अपने पास, जैसे कि मान लो कि मैं एग्जांपल दूं, एक ग्रुप, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल तो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन एक का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक ग्रुप है अपने पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, इसको हम बोलते हैं ACHE, इस प्रकार डिनोट करते हैं। इनहिबिटर्स, ठीक है, इनहिबिटर्स मतलब इसको इनहिबिट करने वाला, मतलब दबा देने वाला, सप्रेस करने वाला, इसके काम में बाधा डालने वाला। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। अब देखो, एस्ट्रेज एक एंजाइम आ गया, एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर, सर अब ये एग्रीकल्चर वालों को कैसे समझ में आएगा न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि देखो, अपने पास जो नर्व सेल होती है, आपको पता होगा कि अपने पास नर्व सेल होती है, ये न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन सेल होती है, ये दूसरी, ये न्यूरॉन है और ये अपने पास दूसरे न्यूरॉन है। ठीक है, ऐसे जुड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर डेंड्राइट्स निकले होते हैं इन न्यूरॉन से, एक दूसरे कनेक्ट। अब यहाँ से मान लो कि ये कोई, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, ये अपना कोई अंग है। क्या है, अंग। यहाँ पर तुमने कुछ पिन चुबा दिया, इसकी सूचना इस सेल को मिली, और इस सेल ने, ये न्यूरॉन है,
कौन सी सेल है, ये सबसे बड़ी सबसे लंबी सेल कौन है, लॉन्ग जो कि अपने पास सबसे ज़्यादा लंबी सेल कौन सी होती है, लेंथ वाइज न्यूरॉन ही होती है, तो न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल को यहाँ पर ये रिफ्लेक्स जो आपने पिन चुबाया है, उस रिफ्लेक्स या उसका पता कौन करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर किसको सूचना देंगे, इसको, ठीक है। ये इसको ही बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होते हैं कुछ जो कि न्यूरॉन्स को एक दूसरे से संपर्क में रखते हैं और सूचना देते हैं। तो यहाँ पर पिन चुबाया तो इसकी सूचना इस न्यूरॉन को मिली, अब यहाँ आकर ये सूचना यहाँ आके बिखर गई, यहाँ आकर बिखर गई। अब यहाँ पर तो क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो गई। तो ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ फैल जाते हैं। तो ये वाली सूचना इस न्यूरोट्रांसमीटर ने किसको, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर ने इस न्यूरॉन को दे दी। और न्यूरॉन उद्दीपन पाकर कहाँ चला गया, यहाँ तक सूचना को प्रभावित कर लिया, लेकिन आगे गैप आ गया, गैप के बाद फिर न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन को हमें सूचना ट्रांसफर करनी है। तो ये काम कौन करे, कुछ केमिकल करते हैं, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो फिर यहाँ तक चली गई, फिर आगे एक और न्यूरॉन मिल जाएगी, यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर। तो मान लो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इस वाली चीज़ को, न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए अपने पास, तो देखो ये सूचना यहाँ से नहीं होगी, और जो भी अपने पास काम हो रहा होगा नर्वस सिस्टम, तो इससे बोलते हैं नर्वस सिस्टम को सप्रेस करना, नर्वस सिस्टम वहाँ के वहाँ ही रुक जाएगा। यह सबसे सीधा तरीका है आपको समझाने का न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के लिए होते हैं, सूचनाओं के लिए भेजते हैं, और ये सारा नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है, एस्टरेज एंजाइम है। एसिटाइल कोलिन ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको बनाने वाला, उसको एक्टिव करने वाला एक एंजाइम है, उसको इनिबिट करना, उसको प्रतिबंधित करना। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो इस एसिटाइल कोलिन को बनाने वाले एंजाइम को क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इनिबिटर्स। ये बात समझ में आई। तो एसिटाइल कोलिन से जो काम हो रहा होगा आगे, वो नर्वस सिस्टम का काम हो रहा होगा, तो नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, नर्व एक्शन के थ्रू रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा। तो अब ऐसे कोई केमिकल छिड़को जो एसिटाइल कोलिन को रोक दे। ऐसे केमिकल की हम बात करें तो ऐसे केमिकल्स में अपने पास आ जाएंगे कार्बेमेट्स। कौन आ जाएगा, कार्बेमेट। अब सर ये कार्बेमेट क्या है, और दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट सर ये तो ग्रुप बता दिया आपने, हाँ ये जो ग्रुप है ए और बी, ठीक है, दो ग्रुप हैं यहाँ पर ए और बी। तो कार्बेमेट्स में अब आपको एक एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। कार्बेमेट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एल्डी कार्ब, बेंथियो कार्ब, कार्बोफ्यूरोन, कार्बराइल, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना, जैसे एल्डी कार्ब आ गया, जैसे एल्डी कार्ब आ गया, ठीक है, बेंथियो कार्ब। कार्बेमेट में क्या होगा, कार्बी कार्ब होगा, एंडियो कार्ब, बेंथियो कार्ब आ गया, यहाँ पर कार्बोफ्यूरोन आ गया, जो कि नेमेटिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं, कार्बोफ्यूरोन ये सब कार्बेमेट में आ गए। एक ग्रुप तो ये, और ऑर्गेनोफॉस्फेट एक ग्रुप है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या आ जाएगा, जैसे एसीपेट आ गया, ठीक है, एसीपेट। पूरे एग्जाम्पल तो मैं आपको लिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पर, जैसे ट्राइएजोपास आ गया, ठीक है, क्लोरोपोइरिफोस आ गया, फोस्फेट आ गया, वहाँ पे फोस आ जाएगा जैसे, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएगा, मोनोक्रोटोफोस, क्लोरोपोइरिफोस, मेलाथियन, क्विनोलफोस, पेराथियन, यहाँ पे मेलाथियन पेराथियन भी आ जाएंगे, मेलाथियन पेराथियन भी यहाँ पर आ जाएंगे, मेलाथियन पेराथियन भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा क्विनोलफोस, फोस में मेडिटोन, पेराथियन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता रहा, एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद रखना ये सब एग्जाम्पल आपने केमिकल बेस के क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप याद रखना पड़ेगा आपको। कार्बेमेट्स जो होते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कि दोनों सब ग्रुप किसके हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनिबिटर करने वाले, और ये नर्व एक्शन दिखाते हैं। तो पहला ग्रुप जो होता है वो कार्बेमेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट का, और कार्बेमेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप एक दूसरे में क्या है, सब ग्रुप है, आपस में क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं दिखाते हैं। क्रॉस प्रोटेक्शन का मतलब होता है, अब आपको क्रॉस प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्या होता है क्रॉस प्रोटेक्शन। क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है इंसेक्टिसाइड में, देखो क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास ए ग्रुप और बी ग्रुप है, ठीक है। अब ए ग्रुप के केमिकल हमने प्लांट में अप्लाई कर दिए, ठीक है। और इन दोनों का जो केमिकल
जो केमिकल फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला एनालोगस है। कैसा? एनालोगस, मतलब इनका दिखने में सेम फॉर्मूला है, दिखने में सेम, कार्य अलग अलग है, होमोलोगस नहीं है, लेकिन दिखने में एनालोगस है। ए बी सेम दिखता है और बी के समान ए दिखता है। अब प्लांट में ये डाल दिया, मान लो प्लांट में ये डाल दिया है, अब बार बार ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा इनके लिए? इंसेक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे केमिकल इंसेक्ट पर काम नहीं करते हैं, इंसेक्ट पर काम नहीं करते हैं। तो मान लो ए वाला जो केमिकल है, ए वाला जो भी केमिकल ए वाला है, ये केमिकल ए है अपने पास, इसको हमने क्या किया, प्लांट पर बहुत सालों तक छिड़काव किया है और इंसेक्ट इसके लिए क्या हो गया है? रेजिस्टेंट हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है। और देखो ये जो बी वाला है, अलग ग्रुप है बी वाला, ये बी वाला ग्रुप किसके जैसा दिखता है? ए वाले फॉर्मूले जैसे दिखता है, मतलब ए जैसे केमिकल, बी केमिकल किसके जैसे दिखता है? ए के जैसे ही दिखता है। तो मान लो जब ए ऐसे रेजिस्टेंट हो गया तो बी वाले ग्रुप से भी स्वतः ही रेजिस्टेंट हो जाएगा, इससे भी ये नहीं मरेगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ है वो ए वाले ग्रुप के लिए हुआ है, और बी वाला ग्रुप ए वाले ग्रुप जैसे ही दिखता है तो इसके लिए भी रेजिस्टेंट हो गया। तो हमने इसकी वैल्यू या इसका मूल्य ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ए से नहीं मर रहा है तो बी से भी नहीं मरेगा, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? सब ग्रुप हो जाएंगे। अगर कोई भी इंसेक्ट सब ग्रुप ए से नहीं किल हो रहा है तो बी से भी किल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रॉस प्रोटेक्शन किसके लिए? इंसेक्ट का क्रॉस प्रोटेक्शन, इंसेक्ट के लिए तो यूज करेंगे क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इंसेक्ट ने क्रॉस प्रोटेक्शन कर लिया है कि वो ए को पहचानने लग गया और ए से नहीं मर रहा है, रेजिस्टेंट आ गया उसमें, तो बी वाले को भी तुम इस्तेमाल मत करो, क्योंकि बी वाले का भी इसने क्रॉस रेजिस्टेंट कर लिया है, ये बी वाले से भी नहीं मरेगा या किल नहीं होगा। यह बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रॉस प्रोटेक्शन या क्रॉस रेजिस्टेंट, क्रॉस रेजिस्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोटेक्शन या क्रॉस रेजिस्टेंट भी इसको बोलते हैं। क्रॉस रेजिस्टेंट क्या होता है? इसी को बोलते हैं क्रॉस रेजिस्टेंट। प्रोटेक्शन मैंने बता दिया है लेकिन ये सही नाम नहीं है, क्रॉस रेजिस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्रॉस रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो अब सब ग्रुप ए और बी, जैसे कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? एक दूसरे के सब ग्रुप है। ऑर्गेनोफॉस्फेट भी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं और कार्बामेट्स भी क्या हैं? यही है सेम। तो अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट से नहीं मर रहा है तो कार्बामेट का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें स्वतः ही क्रॉस प्रोटेक्शन आ गई होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये दो ग्रुप पढ़ लिए। अब दूसरा वाला मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, दूसरा वाला मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। गाबा गेटेड, गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। सर इतने बड़े बड़े नाम क्यों लिखा रहे हो आप? नाम लिखा रहा हूँ केवल, आपको गाबा याद रख लेना है केवल। एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब तो डायरेक्ट आपको पता है, एगोनिस्टिक का मतलब सेम, एंटागोनिस्टिक का मतलब उसका उल्टा, है ना। ये भी किस प्रकार का एक्शन दिखाएगा? नर्व एक्शन ही दिखाएगा। देखो गाबा का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर गाबा का मतलब होता है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड जो होता है, अब गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। गाबा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब इसको ये क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड है, एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोडाइन मैंने पढ़ाया था आपको, साइक्लोडाइंस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? आप चेक करना, उसमें साइक्लोडाइंस मैंने पढ़ाया था, जिसमें एग्जाम्पल थे अपने पास एंडोसल्फान, ठीक है। साइक्लोडाइन के एग्जाम्पल कौन थे? एंडोसल्फान मैंने पढ़ाया था आपको, एंडोसल्फान पढ़ाया था, और क्लोरेडेन पढ़ाया था,
और भी एग्जाम्पल पढ़ाए थे वहाँ पर क्लोरोडेन एंडोसल्फान के अलावा भी, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनोक्लोरिन्स पढ़ाया था मैंने, ऑर्गेनोक्लोरिन्स। तो साइक्लोडाइंस यानी क्लोरोडेन, ऑर्गेनोक्लोरिन में कौन आ जाएगा, एंडोसल्फान आ जाएगा ऑर्गेनोक्लोरिन में। साइक्लोडाइन में कौन आ जाएगा, और क्लोरोडेन, और ऑर्गेनोक्लोरिन किस में आ जाएगा, एंडोसल्फान ऑर्गेनोक्लोरिन, ठीक है। ये साइक्लोडाइंस में ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने पढ़ाया था आपको फिनाइल पायरेजोल, फिनाइल पायरेजोल। इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल जो आपको पढ़ाया था फिप्रोनिल, ठीक है। अब डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे फिप्रोनिल, इसलिए मैं आपको स्टार लगा देता हूँ फिप्रोनिल पर। फिप्रोनिल एथिफ्रोल 2 है, फिप्रोनिल है। तो इसमें आपको साइक्लोडाइंस में एंडोसल्फान, क्लोरोडेन और फिनाइल पायरेजोल में आपको फिप्रोनिल याद रखना है। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल एंटागोनिस्टिक, ठीक है। जो गाबा होता है, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड जो होता है, वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये ह्यूमंस में भी होता है गाबा, ठीक है। तो उसका जो क्लोराइड चैनल है, जैसे मान लो कि कोई भी चैनल का मतलब मैंने आपको बताया 2 न्यूरॉन के बीच में जो, तो जो इस पर क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड देखो यहाँ पर क्लोराइड, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये ज़्यादातर यूज होते हैं किसमें, नर्व एक्शन में। तो क्लोराइड आयन का जो होता है वो एंटागोनिस्टिक होते हैं ये। तो गाबा जो होता है, गाबा एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें जो क्लोराइड चैनल होते हैं, गाबा के क्लोराइड चैनल होते हैं, जो क्लोराइड, गाबा तो होता ही है, उसके अलावा क्लोराइड भी यहाँ काम आते हैं। तो क्लोराइड के जो क्या होता है, एंटागोनिस्टिक ये वाले हैं। साइक्लोडाइंस में भी क्लोराइड है, फिनाइल पायरोजोल में भी क्लोराइड्स होते हैं। तो साइक्लोडाइन कंपाउंड्स या फिनाइल पायरोजोल कंपाउंड जो होते हैं वो इन क्लोराइड को रिप्लेस कर देते हैं और इनके चैनल को क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल एंटागोनिस्टिक नर्व एक्शन। तो गाबा की फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और गाबा के साथ आपको फिप्रोनिल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। फिप्रोनिल आपको गाबा के साथ याद रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहूँगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो है आपके पास निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्टिक। तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन। देखो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब देखो एसिटाइल कोलिन को जो रिसेप्ट करेगा उसका एगोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक नहीं, एगोनिस्टिक होता है, एगोनिस्टिक होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत ही शानदार ग्रुप, 2 ग्रुप मिलेंगे। नियोनिकोटिनोइड्स इसमें आएंगे, ठीक है। नियोनिकोटिड्स में आपको बता दिया था। इसके अलावा निकोटिन जैसा है तो निकोटिन भी इसमें आएगा, दोनों सेम केमिकल फॉर्मूला है। तो निकोटिनोइड्स थोड़े नए वाले हैं, जैसे निकोटिनोइड्स में एसिटामाप्रिड आ जाएगा। एसिटामाप्रिड ये किसका एग्जाम्पल है, नियोनिकोटिनोइड्स का। इसके अलावा इमिडा क्लोरोप्रिड आ जाएगा, इमिडा क्लोरप्रिड इसमें आ जाएगा। निकोटिनोइड्स में दोनों आ जाएंगे। निकोटिन में आपको पता है, निकोटिन में केमिकल बोटनिकल्स निकोटिन जो कि तंबाकू के पत्ते। इसके अलावा इसमें थायामेथोक्सिन आ जाएगा, थायामेथोक्सिन इमिडा और एसिटामाप्रिड निकोटिनोइड्स में। अब ये केमिकल जो होते हैं, मैंने जो केमिकल बताया, निकोटिन बताया, एसिटामाप्रिड बताया, इमिडा क्लोरोप्रिड, थायामेथोक्सिन बताया, ये जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ये एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनके जैसे एगोनिस्टिक होते हैं, उनके जैसे काम कर लेते हैं। ये वाले भी इसके जैसे ही काम कर लेते हैं। तो जो निकोटिनिक जो रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के, निकोटिनिक रिसेप्टर जो किसकी तरह मिमिक करते हैं, ये वाले किसकी तरह मिमिक करते हैं, मिमिक का मतलब होता है उसके जैसे होना, मिमिक्री करना होता है ना, जैसे किसकी तरह मिमिक करते हैं। ऐसे ड्रग्स होते हैं ये वाले जो मिमिक करते हैं किसकी तरह, ये निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन की तरह ही मिमिक करते हैं और रिसेप्टर पे जाकर ये बैठ जाते हैं, जो कि एगोनिस्टिक होते हैं, जिससे इंसेक्ट में नर्व एक्शन क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है।
क्योंकि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन तो क्या कम मात्रा में जाता है, अपने हिसाब से जाता है, क्योंकि वो तो बॉडी का रेगुलेशन है। लेकिन तुम्हें ड्रग्स छिड़क दोगे तो ये मिमिक्री करेंगे, किसकी तरह मिमिक्री करेंगे, यानी इसकी तरह ही दिखते हैं ये, तो ये इन रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाएंगे और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपर नर्वेक्शन का शिकार हो जाएगा। और ये आपस में नियोनिकोटिनोइड्स और निकोटिन आपस में ही क्या है, ये सब ग्रुप है, इनको आपस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो अपने पास पढ़े थे साइक्लोडाइन और फिनाइल पायरेजोल, वो भी सब ग्रुप थे, उनको भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। उससे पहले हमने पढ़े थे कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स में आएंगे, वो उनको भी एक साथ, जो मैं सब ग्रुप पढ़ा रहा हूँ प्रत्येक, उन दोनों का आपस में यूज आप नहीं कर सकते, वरना एक क्रॉस प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएंगे। एक को यूज कर लो तो दूसरे के लिए अपने आप ही रेजिस्टेंट हो सकता है, इसलिए हम बहुत ही ध्यान से सब ग्रुप को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि चौथा ग्रुप हम देखते हैं, यहाँ पर चौथा ग्रुप देखते हैं सोडियम चैनल वाला, सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर। सोडियम चैनल मैंने बोला था, सोडियम कैल्शियम क्लोरीन ये सब ही नर्व एक्शन से संबंधित है। सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का मतलब आप जानते हो, मॉड्यूलेटर का मतलब ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा या फिर बंद। ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या था, कम ज़्यादा या बंद कुछ भी कर सकते हैं सोडियम चैनल को, और ये नर्व एक्शन ही दिखाते हैं। सोडियम आ गया तो नर्व एक्शन है, गाबा गेटेड एसिटाइल कोलिन कुछ भी आ जाए, ये सब क्या है, नर्व एक्शन दिखाते हैं। और इसमें दो ग्रुप है अपने पास, एक है पायरेथ्रोइड। देखिए पायरेथ्रोइड आ गया तो आपको अपने आप अंदाजा लगना चाहिए कि यहाँ पर पायरेथ्रिन भी आएंगे। ठीक है, पायरेथ्रोइड जो कि आएंगे, इनमें पायरेथ्रोइड का एग्जाम्पल है, तो पहला सब ग्रुप बोल सकते हैं पायरेथ्रोइड्स क्या होते हैं, सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर होते हैं। इसमें एल्थ्रिन आ जाएगी, एलेथ्रिन आ जाएगी, एलेथ्रिन मैंने आपको बताया था। इसके साइपरमेथ्रिन आ जाएगी, ये भी क्या है, पायरेट साइपरमेथ्रिन। मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में कुछ कुछ बताते जा रहा हूँ। इसके अलावा डेल्टा मेथ्रिन आ जाएगी, इसके अलावा फेनवेलरेट, ये याद रखना, फेनवेलरेट। फेनवेलरेट क्या है, साइपरमेथ्रिन, एलेथ्रिन, फेनवेलरेट, ये सब पायरेथ्रोइड, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप में यहाँ पर आ जाएगी डीडीटी, डीडीटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, डीडीटी यहाँ पर आ जाएगी। तो डीडीटी और पायरेथ्रोइड से एक दूसरे के सब ग्रुप, दो सब ग्रुप है जो कि सोडियम चैनल। अब आपको बोले कि डीडीटी क्या काम करती है, तो याद रखना सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर है। डीडीटी संबंध है डीडी नेशनल बोलते हैं ना अपन, डीडी नेशनल। ठीक है, डीडी नेशनल बोलते हैं, डीडी नेशनल चैनल होता है डीडी एनए, एनए का मतलब सोडियम, तो याद रखना डीडी एनए, डीडी नेशनल चैनल जो होता है एनए, नेशनल का मतलब नेन, तो ये सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। इसके अलावा आपको इसके डीडीटी के साथ पायरेथ्रोइड्स याद रखने, और पायरेथ्रोइड्स में एग्जाम्पल याद रखने हैं एल्थ्रिन और साइपरमेथ्रिन या फेनवेलरेट। क्या रखना है, फेनवेलरेट, ये भी एक पायरेथ्रोइड्स है। वहाँ एग्जाम में फेनवेलरेट इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंजिसाइड है, ये याद रह जाए वही बड़ी बात है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, फंजिसाइड, हर्बिसाइड है क्या, ये भला फेनवेलरेट। डायरेक्ट पूछते हैं फेनवेलरेट है, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, ठीक है, एक्रिसाइड क्या है, तो ये इंसेक्टिसाइड है, ये चीज़ याद रह जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ लो एक बार, इनको एक बार पढ़ लो, लेकिन इतनी टेंशन में बता देना सर ये कैसे करेंगे, सर ये कैसे करेंगे, इतनी टेंशन में आप बिल्कुल भी नहीं आओगे, लगातार पढ़ते रहोगे। ठीक है, अभी अपने पास चौथा ग्रुप हो गया जो सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर का है। अब अपना पांचवा ग्रुप हम एक्टिव करते हैं। पांचवा ग्रुप में कौन कौन से सब ग्रुप है और पांचवा ग्रुप क्या करने जा रहा है। पांचवा ग्रुप अपने पास जो है वो है स्पाइनोसेड वाला। स्पाइनोसेड क्या करता है, ये भी वही है, निकोटिनिक जो मैंने पढ़ाया था, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्टिक पढ़ाया था, यहाँ पर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वही आएंगे। मैं ज़्यादा बड़ा नाम लिखूंगा तो आप डर जाओगे, जबकि बहुत बड़ा छोटा, अब इनका नाम ही बड़ा है, मैं भी क्या कर सकता हूँ इसका, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन फिर शॉर्ट में आपको ही समझ में नहीं आएगा। रिसेप्टर का मतलब है इसको रिसेप्ट करने वाली न्यूरॉन्स के वो भाग, वो अंश या फिर वो जगह, रिसेप्टर का मतलब जगह होता है जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन को रिसेप्ट करती है या एक दूसरे को सूचना पहुंचाती है, उसके जो रिसेप्टर है उसके एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर हो जाते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, कुछ एक्टिवेटर्स। अब सर ये एक्टिवेटर क्या है, ठीक है, देखो मैं बताऊं आपको, एक दो प्रकार के एक्शन होते हैं, एक्टिवेटर होता है और इनहिबिटर होता है। जैसे कि मान लो कोई भी एंजाइम होता है, ये मान लो एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ इसको काट देता हूँ,
क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर बनाना है। एंजाइम तो ये है इसे, लेकिन ये एक साइट है, ठीक है, एंजाइम। यहाँ पर मैं एंजाइम का साइन लगा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट है, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब जो कि एंजाइम से जुड़ेगा और टूट जाएगा। और कुछ यहाँ पर एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल को कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये मैं आपको कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ, ये, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आपके पास जुड़ गया है, ये वाला इसमें जुड़ गया है आपके पास। अब देखो, जैसे ही ये वाला जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साइट एक्टिवेट हो जाएगी। कौन साइट एक्टिवेट हो जाएगी? ये वाली साइट एक्टिवेट हो जाएगी। किसकी? अपने पास एलोस्ट्रिक साइट इसको बोलते हैं, एलोस्ट्रिक साइट बोलते हैं। हम पहले बात करते हैं इनिबिशन की, पहले बात कर लेते हैं इनिबिशन क्या होता है। बार बार आ रहा है, आपको भी परेशान हो रहा होगा, तो इनिबिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इनिबिशन यानी कि ये रोधन है, रोकना, किसी भी कार्य को रोकना क्या होता है? इनिबिशन होता है। देखिए, मान लो कि ये साइट जो है और एंजाइम है, तो एंजाइम जो है और ये अपनी एक्टिव साइट है। ये कौन सी साइट है? ये जगह किसको बोलते हैं? एक्टिव साइट, एक्टिव साइट और इलेक्ट्रिक साइट है। अब ये आ गया मान लो इनहिबिटर। क्या आ गया? इनहिबिटर, मतलब ऐसा केमिकल है जो एंजाइम को खराब कर देगा। तो इनहिबिटर क्या होता है? अभी तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मॉडिफाइड कर देता हूँ। जैसे मान लो ये ऐसी साइट है, तो इसमें कैसा आना चाहिए? इसमें अगर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आएगा तो ये काम अपना बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेट है, ये यहाँ पर आता है। एंजाइम में जो जगह होती है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब वहाँ आकर प्रोडक्ट कुछ काम करेगा, ठीक है, यहाँ का प्रोडक्ट कुछ काम करेगा। जैसे एंजाइम फर्स्ट है और ये एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर ये इनिबिटर है। इनिबिटर अगर मान लो कोई केमिकल है, इनिबिटर अपना कोई केमिकल है, ये केमिकल यहाँ जाकर जुड़ गया, ये जुड़ गया यहाँ पर, ये मान लो केमिकल यहाँ जाकर जुड़ गया, तो ये साइट अपने आप को बदल लेगी। ये साइट कैसे हो जाएगी? ये फ्लैट हो जाएगी। ये लो, अब ये वाला यहाँ आ रहा था, इसको लगा कि यहाँ पर जाके हम प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इसने देखा कि कोई इनिबिटर आ गया और यहाँ जुड़ गया, तो ये साइट, ये एंजाइम संरचना बदल लेगा और ये आके यहाँ देखेगा, बोला यहाँ तो मेरी जगह है ही नहीं, तो ये काम करना बंद कर देगा, मतलब ये एंजाइम प्रोडक्ट में नहीं बना। तो ये बोलते हैं कि इसको एक्टिव साइट को बदल देता है इनिबिटर। इनिबिटर जब भी जुड़ता है एंजाइम से, तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, जिससे जो प्रोडक्ट आकर जुड़कर बनने वाला था वो बनना बंद कर देता है। इसको बोलते हैं इनिबिशन। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर। अब एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर क्या होते हैं? अब यहाँ पर इनिबिटर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इनिबिटर ना आकर यहाँ पर एलोस्ट्रेट आते हैं। एलोस्ट्रेट क्या होते हैं? कि एक्टिवेटर का काम करते हैं। जैसे मान लो कि यह मैंने कुछ बना दिया, ये वाली एंजाइम ऐसा बना दिया है, ठीक, एंजाइम से बना दिया, और ये अल्टरेट एक्टिव साइट है। अब अभी मतलब यहाँ पर ये वाला आपको सेट करना है, ये वाला सेट करना है। अब लेकिन यहाँ पर सेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कोई साइट पर कुछ भी केमिकल आ जाएगा जो इससे, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर केमिकल। एक्टिवेटर केमिकल, एक्टिवेटर केमिकल कोई आ गया, और एक्टिवेटर केमिकल किस पे जुड़ गया है? इस एंजाइम पर जुड़ गया है एक्टिवेटर केमिकल। तो थोड़ी देर बाद याद रखना, ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है अपनी एक्टिव साइट को इसके मुताबिक फ्लैट कर लेगा और ये आकर के चिपक जाएगा। तो देखो, इनिबिटर ने क्या किया? एक्टिव साइट को बदलकर ऐसा कर दिया ताकि ये वाला जुड़ ही नहीं पाया, तो ये हो गया इनिबिटर। और एक्टिवेटर ने क्या किया? ये साइड एंजाइम ऐसा था ही नहीं, लेकिन इसने एक्टिवेट कर दिया जुड़कर, ताकि ऐसा बन गया और ये इसका काम हो गया। तो एक्टिवेटर, इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर का काम ये होता है कि वो एक्टिव साइट जो होती है वहाँ पर अगर नहीं भी है तो एक्टिव साइट जैसा कुछ बना देता है, जिससे कि क्या होता है? वो जुड़ जाती है। एंजाइम की जो थ्योरी होती है, एंजाइम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे इस पर, ये भी नर्व एक्शन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक साइट एक्टिवेटर जो होते हैं वो कहीं भी जुड़ जाते हैं, या फिर जहाँ पर जुड़ना चाहिए था उनको वहाँ पर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना आप बोलोगे सर ये तो पागल हो जाएंगे, हम इतने सारे दिन में कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने केवल समझाने के लिए आपको पढ़ाया था ये वाला चीज़, ठीक है।
तो आप बस इतना याद रखो कि इसमें कौन से निकोटिनिक जो रिसेप्टर एलोस्ट्रिक साइट वाले रिसेप्टर है, इसमें कौन कौन एक्टिवेटर के रूप में कौन कौन रहेंगे, स्पाइनोसिन्स ही रहेंगे, स्पाइनोसेड रहेगा, स्पाइनोसेड एक एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, स्पाइनोसेड यहाँ पर रहेगा, यही आपको याद करना है कि स्पाइनोसेड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर में स्पाइनोसेड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था वो एगोनिस्टिक था, एसिटाइल रिसेप्टर एगोनिस्टिक, और ये है एलोस्ट्रिक, तो आपको एलोस्ट्रिक याद रखना। छठा वाला मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर आ जाएगा, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, चैनल एक्टिवेटर। तो ये ऐसे केमिकल है जो क्लोराइड चैनल को ही एक्टिवेट कर देंगे, क्लोराइड चैनल को ही एक्टिवेटर कर देंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर, वो पायरेथ्रोइड और क्या थे, फेनोवेलेरेट, डीडीटी वगैरह थे। अब यहाँ पर पढ़े क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एवरमेक्टिन्स का, एवरमेक्टिन्स का, जिसमें एमामेक्टिन्स और एमेक्टिन्स दोनों आती है, एवरमेक्टिन्स इसमें आ जाएगी, एवरमेक्टिन्स इसमें आ जाएगी, इसमें एबामेक्टिन, एमामेक्टिन, मिल्वेमेक्टिन कुछ भी आ जाएगा। तो ये क्या करती है, क्लोराइड चैनल को एक्टिवेटर के रूप में काम करती है। ये 6 प्रकार के मोड ऑफ एक्शन आपके सामने हो गए हैं। अब 7वां प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा जुवेनाइल हार्मोन के लिए। किसके लिए, जुवेनाइल हार्मोन के लिए, जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल मतलब जो कि जवानी को जवान रखे, यंग रखे, यंग बनाए कीट को, जुवेनाइल हार्मोन। ये ग्रोथ रेगुलेशन में आ जाएगा, जीआर में आ जाएगा, ग्रोथ रेगुलेशन में। अब देखो जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, जैसे कि मान लो जुवेनाइल का मतलब होता है, जुवेनाइल का मतलब यंग रहना, यंग बने रहना। अब किसी बच्चे को तुम बड़ा नहीं होने दोगे, बच्चा का बच्चा ही बना रहे दोगे। जैसे कोई इंसेक्ट है, उसको एडल्ट वाला जो है, एडल्ट वाले जो पोजीशन है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है एडल्ट वाली, तो एडल्ट ही मत बनने दो उसको। अंडे से जैसे फूटे उस पर छिड़क दो, वो लार्वा का लार्वा बना रहेगा, मतलब उसके जुवेनाइल हार्मोन्स के क्या होते हैं, एनालॉग बना दो। जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, यंग अवस्था को बनाए रखता है, यंग अवस्था को यंग बनाए रखता है। तो जिसके भी एडल्ट और लार्वा अवस्था मोल्टिंग होने से रोक दो, जुवेनाइल हार्मोन छिड़क के, जुवेनाइल हार्मोन। तो इसमें कुछ आ जाएंगे, जैसे कि अपने पास हाइड्रोप्रीन है, हाइड्रोप्रीन, हाइड्रोप्रीन्स जो होती है वो भी जुवेनाइल हार्मोन की जैसे ही होती है, केमिकल होते हैं। ये तो ड्रग्स और केमिकल है, ये हार्मोन नहीं है। ये कैसे है, केमिकल है, लेकिन किस तरह के दिखते हैं, हार्मोन जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोप्रीन, किनोप्रीन, मेथोप्रीन, जिसके पीछे भी प्रीन लगा हुआ है, मेथोप्रीन बात कर सकते हो, किनोप्रीन बात कर सकते हो, किनोप्रीन की बात कर सकते हो, किनोप्रीन, मेथोप्रीन, हाइड्रोमेथोप्रीन भी याद रखना। फिनोक्सीकार्प और पायरीफॉक्सीफेन, ये 2-3 एग्जाम्पल और याद रखना, ठीक है। पायरीप्रोक्सीफेन और एक है फिनोक्सीकार्ब, ये 2। पायरीफ्लोक्सीफेन ज़्यादा याद रखना है, ट्रांसलेमिलर में मैंने पढ़ा है आपको। फिनोक्सीकार्ब, ये इसके अलावा हाइड्रोपिन, मेथोप्रीन, ये क्या करते हैं, सब जुवेनाइल हार्मोन के जैसे दिखने वाले केमिकल हैं और ये इंसेक्ट को यंग बनाए रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8वें वाले जो कि केमिकल हैं, जो किस तरह काम करेंगे। वो अपने पास देखो कुछ केमिकल ऐसे, इसमें मोड ऑफ एक्शन में देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे नहीं पढ़ाऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। अभी तक 7 इम्पोर्टेंट थे ये पढ़ाए जो हमने। इसके अलावा आप अगर बात की जाए आगे, तो जो 8वें नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो माइक्रोबियल डिस्टर्बर्स होता है, जो मिडगट मेम्ब्रेन को, ये आपको पता होगा, मिडगट को डिस्टर्ब करने वाले, ये आपको पढ़ाने की जरूरत मैं नहीं समझता। 8वें नंबर पे इसको पढ़ाऊंगा तो आपके बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको ऐसे रख लो कि माइक्रोबियल जो डिस्टर्बर्स होते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी प्रोटीन्स जो होती है, जैसे क्राई1 AC, क्राई1 AB है ना, बीटी क्रॉप प्रोटीन अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे बेसिलस तुरंजेंसिस, क्रुष्टगी जिसका सब स्पीसीज है, वो क्या करती है, बीटी जो जीवाणु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और ये किसको डैमेज करते हैं, मिडगट को। वो मैंने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा दिया, तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन देख के, ठीक है। अब कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा कि वो थोड़ा आपको ध्यान भी रहे और थोड़ा वो आपके लिए फायदेमंद भी हो, और ऐसा भी हो कि वो बार बार आए हों, ठीक है, बार बार आए हों एग्जाम में, तो वही वाले पढ़ाऊंगा। तो मैं अब कुछ 8वें नंबर पे जो लेने वाला हूँ आपके लिए,
वो कुछ काइटिन सिंथेसिस से संबंधित लेते हैं। काइटिन सिंथेसिस से संबंधित आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बायो सिंथेसिस काइटिन का बायोटिन, काइटिन जानते हो, काइटिन बायो सिंथेसिस इनहिबिटर, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स का मतलब बायोसिंथेसिस मतलब काइटिन बनना। काइटिन काइटिन कंकाल में बनने वाली प्रोटीन होती है। काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का, सॉरी प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन नहीं होती, काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर काइटिन, जो कि आर्थ्रोपोडा के कंकाल जो बने होते हैं, इंसेक्ट का जो बॉडी बनी होती है, बॉडी बनी होती है जिसका स्केलेटन बना होता है, स्केलेटन बना होता है, उस पर काइटिन का कवच होता है, काइटिन। ठीक है, तो याद रखना काइटिन के बायोसिंथेसिस को ही तुम रोक दोगे तो इंसेक्ट एकदम रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, वो है बेंजोल्यूरस। ठीक है, बेंजो, एक ग्रुप बता रहा हूं मैं, बेंजो यूरियस, बेंजो यूरियस, बेंजोइल यूरियस। ठीक है, बेंजोइल यूरियस का ग्रुप है, और इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको डाइफ्लूबेंजुरोन और नोवाल्यूरोन, ये दो याद रखने। इस ग्रुप के दो ही खिलाड़ी हैं केवल, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। काइटिन बायोसिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि इंसेक्ट आगे बढ़ा ना हो, मोल्टिंग ना हो, और अपने शरीर को संभाल ही नहीं पाए। डाइफ्लूबेंजुरोन, बेंजुरोन। ठीक है, और एक है नोवाल्यूरोन। ठीक है, नोवाल्यूरोन, डाइफ्लूबेंजुरोन, ये चीज आपको याद रखनी है। ये काइटिन बायोसिंथेसिस को यहाँ पर डिस्टर्ब कर देंगे। यहाँ पे समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैं कुछ आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो कि श्वसन में संबंधित आएंगे वो भी आपको यहाँ लगे हाथ 90 नंबर पे पढ़ा देता हूँ। आप बस इसको नोट करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। देखो इसमें से कुछ भी आ सकता है, मेरे कोई पढ़ाने का आपको इतना ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आपका बैठ गया है अच्छे से तो आप समझ लो कि आपका ये पढ़ना सफल हो जाएगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनहिबिटर्स हैं, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। किसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्रेब साइकिल चलाती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। अपना जो साइकिल चलता है वो ईटीएस चलता है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलता है, और मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4-5 कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको कुछ केमिकल ब्लॉक कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, इनहिबिटर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ईटीसी चलती है। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया में, केमिकल जो कि क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, उसको रोक देना। मतलब यहाँ पर किस में बाधा डाल रहे हैं, ये श्वसन में, यानी एनर्जी प्रोडक्शन में बाधा डालेंगे। कुछ केमिकल एनर्जी प्रोडक्शन में ही बाधा डालेंगे, एनर्जी में बाधा डालेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसको रोकने वाले कौन कौन से हैं तो मैं आप बताऊँ। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसको रोकने वाले कौन कौन से हैं, केमिकल ऐसे हैं जो फर्स्ट वाले को रोकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम रोक सकते हैं रोटेनॉन द्वारा। रोटेनॉन अगर छिड़क दोगे तो जो रोटेनॉन क्या है, बोटनिकल्स है। ठीक है, जो डेरिस एल्बा से प्राप्त होते हैं रोटेनॉन। जो रोटेनॉन है जिसको हम डेरिस प्राप्त करते हैं, डेरिस के प्लांट से, वो क्या करता है, इस फर्स्ट को ब्लॉक कर देता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा नहीं पूछा जाएगा, रोटेनॉन का आप याद रखना। और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड, सेकंड को कौन ब्लॉक करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को ब्लॉक करता है। मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर की बात चल रही, कॉम्प्लेक्स सेकंड को यहाँ पर जो ब्लॉक करता है उसका ग्रुप का नाम है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइनोपायरेक्सफेन इसको बोलते हैं। साइनोपायरेफेन, साइनोपायरेफेन सेकंड को ब्लॉक करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में।
बस मैं इतना सा याद रख आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज आप क्या करोगे, ये सब पढ़ लोगे तो आपके पास क्या होगा, एक थोड़ा अच्छे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि ज़्यादातर मैं इम्पोर्टेंट छाट छाट के आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पायरोफेन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को ब्लॉक करता है, फर्स्ट को ब्लॉक करने वाला रोटेनॉन है, और थर्ड को जो ब्लॉक करेगा उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही नाम बता दूं केवल, वो है हाइड्रोमेथियोन, हाइड्रोमेथिनोन, मेथाइलन, ठीक है, हाइड्रोमेथाइलोन यह है। अब एक और कॉम्प्लेक्स बचा है, जो वो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, वो ब्लॉक होगा, किससे ब्लॉक होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे रोटेनॉन, साइनोपायरेफेन, हाइड्रोमेथाइलोन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद, इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फोर्थ वाले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, इसमें आ जाएगा पोस्पिन, पोस्पिन इसमें आ जाएगी, पोस्पिन और साइनेमाइड, बोलते हैं साइनेमाइड या साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। पोस्पिन और साइनाइड, पोस्पिन में और कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे एल्यूमिनियम फोस्फोइड, जिंक फोस्फोइड, कैल्शियम फोस्फोइड, ठीक है। फोस्फोइड कुछ भी है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम फोस्फोइड, तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 को रोकते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 एनर्जी बनाने को। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फोर्थ का आपको जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इसके साथ 10वां, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। और 10वें ग्रुप, देखो मैंने 4 ग्रुप में पढ़ा दिए हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप से, ठीक है, सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप से। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ चौथा वाला, जो कि बहुत ही जो 10वां वाला पढ़ाता हूँ। 10वें वाले में आपको देखो, मैंने 9 ग्रुप पढ़ा दिए आपको, है ना, 9 ग्रुप पढ़ा दिए। अब 10वां पढ़ाऊंगा, इसमें लिपिड सिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण प्रयोग आएगा, लिपिड सिंथेसिस को रोक देगा 10वां वाला ग्रुप जो है, और इम्पोर्टेंट भी है हालांकि। इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन कार्बोक्सिलेज। देखो, एसिटाइल कोलिन कार्बोक्सिलेज जो होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए, इस फुल फॉर्म को एंजाइम ए होती है, तो मैं यहाँ पर आपको एसिटाइल को एंजाइम ए जो किस में काम आता है, इसको कनेक्ट लिंक बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एकल है, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, साथ इसमें CO2 जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज। CO2 जुड़ेगी तो इससे पायरुविक एसिड प्राप्त होंगे, ठीक, सॉरी, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम प्राप्त होगी, CO2 जुड़ेगी तो, ठीक है। तो एसिटाइल को एंजाइम में बढ़ जाते हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को एंजाइम में अपनी लिंक रिएक्शन के दौरान यहाँ पर बन जाते हैं। ये चलो रिसेप्शन उसकी रेस्पिरेशन की बात हुई, है ना, रेस्पिरेशन की बात हुई। हम यहाँ पर बात करें केमिकल के ड्रग्स के एनालॉग्स की, जो क्या करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट किसका करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं। किस ज़्यादातर क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस को देंगे। डायरेक्ट पूछ सकते हैं इंसेक्ट में लिपिड सिंथेसिस को कौन रोकता है, तो कुछ केमिकल है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्पाइरोटेट्रामेट, स्पाइरोटेट्रामेट, एक ही याद रखना केवल, स्पाइरोटेट्रामेट, स्पाइरोटेट्रामेट। कुछ अजीबोगरीब एग्जाम्पल वहाँ आ जाएंगे, इसलिए केवल जो जान पहचान का है स्पाइरोटेट्रामेट वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपने यहाँ पर किसको रोक देगा, ये बायोसिंथेसिस किसकी, लिपिड की बायोसिंथेसिस को यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, स्पाइरोटेट्रामेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। अब देखो, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको बाहर निकाल के कर दिए हैं, ये मोड ऑफ एक्शन के आधार पर है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कम से कम 10 ग्रुप और हैं इसके अलावा, वो मैंने आपको छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। केवल आप 10 ग्रुप का ही ध्यान रखो, नर्व एक्शन का क्या है, जुवेनाइल हार्मोन का क्या एक्शन है, ठीक है, इसका ध्यान रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसी के साथ इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर फिनिश होता है। इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, इतना पढ़ के चले जाना, गाबा वाला, ठीक है, गाबा गेटेड वाला पढ़ के चले जाना, कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ के चले जाना, बायोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, काइटिन सिंथेसिस। एक बार इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लोगे, आपको पहले याद हो जाएंगे सब कुछ। और अगर राइटिंग वगैरह में और ये बोर्ड पर आवाज़ में कुछ मिस्टेक हो, कोई कमेंट करके मुझे बताना चाहे, सजेशन देना चाहे, सर कैसे इसको बेस्ट बना सकते हैं। देखो मैटर जो अपना है वो मुझे लगता है जहाँ तक वो ठीक है, मैटर के जो कंटेंट है वो ठीक है। अब आप बताओगे वो तो कि ठीक है कि नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे और सही हो सकता है, बेहतर हो सकता है, आप मुझे बता सकते हो, जिससे आपकी सहूलियत हो। लोग पीडीएफ मांगेंगे तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मैं खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, उसी के आधार पर मैं उसको एनालिसिस करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे पीडीएफ ना मांगे कृपया, इस चैनल में आप जब पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ नोट्स बनाते जाएं। जो मेरे पास होगा मैं आपको नोट्स के थ्रू, आप खुद बनाओगे। देखो आप जब पढ़ते हो लिखते हो, ये टाइम 1 घंटे का लिया है, तो 1 घंटे के टाइम में अगर आपको 10 मैंने आपको पढ़ाया, ये ही इम्पोर्टेंट है और ये ही आ गए, तो आपका 1 घंटा बेहतर हो गया। बाकी जगह इधर उधर भटकने से, अभी ये जो 15 दिन बचे हैं इसमें इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके पास 15 दिन बचे हैं, इधर उधर चैनल पर मत भटको, किसी एक चैनल को पकड़ लो बस वहाँ से, वरना भटक